नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका IQ रैंकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हमने सीईटी में साइंस के लिए जो सीरीज चला रखी थी उसमें हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। हमने फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स का जो चैप्टर था वो हमने कवर कर लिया था। आज केमिस्ट्री का हमारे पास एक टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, कार्बन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, इससे कम से कम आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। वो पूरी लाइन दे रही कि सिलेबस में कार्बन, इसके यौगिक, अपर रूप, हाइड्रोकार्बन। तो सारे के सारे जो टॉपिक है वो इसमें हम कवर करेंगे। तो हम लेते हैं पहले कार्बन। तो देखिए, ये तो हमने 9th 10th 8th क्लास में पढ़ चुके हैं भाई। कार्बन है, आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, कौन सा परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार कितना है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कार्बन का। तो कार्बन में क्या, कार्बन पहले तो क्या एक अधात्विक तत्व है। कार्बन क्या है, एक अधात्विक तत्व है। कार्बन एक अधात्विक तत्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं धातु है धातु कौन सा है। तो कार्बन क्या है, एक अधातु है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 14, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 14 और आवर्त 2 में स्थित है। समूह 14 और आवर्त 2 में स्थित है। परमाणु क्रमांक कितना है, 6। ये भी पूछा जा चुका है, नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। ठीक है। कार्बन सर्वाधिक यौगिकों वाला है। सर्वाधिक यौगिकों ऐसे लिखना था, यौगिकों, सर्वाधिक यौगिकों। कार्बन सर्वाधिक यौगिकों वाला तत्व है, ये सर्वाधिक यौगिक बनाता है। आओ दोस्ती करे, ऐसी ये इसकी वो है थ्योरी की, आओ दोस्ती करे। आगे देखेंगे ये चीज भी हम कि ये सर्वाधिक यौगिक को क्यों बनाता है। और सभी जैविक संरचना कार्बन आधारित होती है। जीव में जैसे जैविक, हम भी जीवों में आते हैं, पशु भी जीवों में आते हैं। तो जैविक जितनी भी संरचनाएं हैं वो सारी की सारी कार्बन आधारित है। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक पहला जो टॉपिक है, कार्बन अधात्विक तत्व है। पहली लाइन आराम आराम से सारी क्लियर करने हैं। कार्बन एक अधात्विक तत्व है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 14 और आवर्त 2 में स्थित है। परमाणु क्रमांक इसका 6 है। कार्बन सर्वाधिक यौगिक बनाता है और सभी जैविक संरचना कार्बन आधारित होती है। आगे जो हम पढ़ेंगे कि भूपट्टी पे खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन। भाई कार्बन ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन उपस्थित नहीं है। भूपट्टी में जो हम खनिज निकालते हैं उसमें कार्बन सिर्फ 0.02% कार्बन ही उपस्थित होता है। और जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस होती है वायुमंडल में, वो सिर्फ 0.3% के रूप में कार्बन डाई गैस उपस्थित होती है वायुमंडल में। तो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन उपस्थित नहीं है। भूपरिपट्टी में खनिजों के रूप में केवल 0.2% कार्बन उपस्थित है और वायुमंडल में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कार्बन में देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो थ्योरी सभी को समझ में आनी चाहिए। जैसे कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 6। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। प्रोटॉन भी कितने हैं, प्रोटॉन भी कितने हैं, 6। क्योंकि तभी तो क्या होता है, कार्बन उदासीन होगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो ऋणावेशित हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है। तो बैलेंस रखने के लिए तो दोनों। और कार्बन का जो भार होता है, परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो वो होता है 12। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। तभी हम कार्बन को ऐसे लिखते हैं 6C कार्बन 12। 6 तो क्या है, परमाणु क्रमांक है, और 6 क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 6 क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, और 12 क्या है, द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार। अब देखो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, 4। अतः कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब देखो इस सहसंयोजी की हम बात करते हैं। तो जैसे कार्बन है, एक अष्टक का एक नियम होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 8 18, ऐसे क्या होते हैं, बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, 2 8 8 18। अब कार्बन में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले कोश में 2 आ जाएंगे। ठीक है, बच्चे कितने, 4। तो इस 8 की जगह कितने आएंगे, 4। तो बच गए कितने, 4 और चाहिए इसको। अब कार्बन के पास 3 कंडीशन बन सकती है कि कार्बन या तो क्या कर सकता है, अपने ये चारों वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग सकता है, चारों इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, ऋणावेश धारण कर सकता है। दूसरी जो कंडीशन होती है कार्बन के साथ वो होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन
किसी दूसरे से ले सकता है और अपने ऊपर क्या हो जाएगा, किसी से त्याग सकता है, सॉरी त्यागेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रहण करेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन बन सकती है, ये किसी भी तत्व के साथ क्या कर सकता है, साझेदारी कर सकता है कि वो आइए एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरा, दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो कार्बन कौन सी थ्योरी अपनाता है, कार्बन ये थ्योरी अपनाता है, क्योंकि इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो कार्बन के पास नहीं होती है इतनी ज्यादा। तो कार्बन ये थ्योरी अपनाता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरा, और दोस्ती कर लेते हैं। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन की देखो संयोजकता का मतलब हो गया बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी है, अष्टक पूर्ण करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो कार्बन के पास क्या है, 2 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसमें चाहिए इसको कितने, 2p में 6 होते हैं तभी पूरा होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, p में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसको पूर्ण करने के लिए कार्बन क्या करता है, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन की बात करता हूं, ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बाह्य कोश में है। अब ये क्या करेगा, या तो किसी कार्बन से दोस्ती करेगा, या हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा, या किसी अन्य से दोस्ती करेगा। जैसे मान लो ये किसी कार्बन से दोस्ती करेगा, ठीक है, ये कोई दूसरा कार्बन है, इसकी बात कर लेता हूं, ये कोई दूसरा कार्बन है, इसके भी बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेगा, ये इससे अपनी दोस्ती कर लेगा, ठीक है, एक कोई भी यहां पे होगा कार्बन तो इस वाला इलेक्ट्रॉन होगा, इससे दोस्ती कर लेगा। एक कोई कार्बन यहां पे होगा तो इससे दोस्ती कर लेगा, एक कोई कार्बन यहां पे होगा तो इससे दोस्ती कर लेगा। अब देखिए इसके पास 4 तो खुद के इलेक्ट्रॉन थे और 4 इन्हें दूसरे कार्बनों के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर ली, दोस्ती कर ली, साझेदारी कर ली। तो देखो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, इसके तो अष्टक पूर्ण हो गया। ये सारे आगे ये भी करेंगे, ये भी किसी अन्य से दोस्ती कर लेगा, इधर ये भी किसी अन्य से दोस्ती कर लेगा और ये भी किसी अन्य से दोस्ती कर लेगा। यही कहानी इसमें सभी कार्बन में, इसीलिए कार्बन में क्या होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इसकी संयोजकता 4 होती है, दोस्ती करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए कार्बन में क्या पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब हो गया आगे आगे जुड़ के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर ले। तो ये तो समझ में आया कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 अन्य किसी तत्वों से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। आगे जो बात करते हैं, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। देखो कार्बन क्या कौन सा बंध का निर्माण करेगा, सहसंयोजी बंध का निर्माण करेगा। सहसंयोजी देखिए नाम से कुछ समझ में आ जाएगा, सहसंयोजी मतलब साथ साथ रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, तो बॉन्ड कौन सा हो गया, सहसंयोजी बॉन्ड हो गया। तो जो सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जो भी तत्व है सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आगे बात करें, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन, ये बात मैं समझा चुका हूं कि लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। और इसकी ज्यामितीय संरचना चतुष्फलकीय होती है। यह भी याद रखने लायक बात है कि जो कार्बन होता है, कार्बन उसकी ज्यामितीय संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। आगे बात करेंगे। अब देखो कार्बन का हम क्या करेंगे, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसका हम वर्गीकरण करेंगे। कार्बनिक यौगिकों को क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो पहला बात करते हैं, कार्बन को हम कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटेंगे। एक तो चक्रीय कार्बनिक यौगिक और एक अचक्रीय कार्बनिक यौगिक। अचक्रीय कौन से होंगे, खुली श्रृंखला वाले। चक्रीय कौन से होंगे, बंद श्रृंखला वाले। तो अचक्रीय यौगिक कौन से हो गए, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। चक्रीय यौगिक कौन से हो गए, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। कार्बनिक यौगिकों को हमने 2 भागों में बांटा, अचक्रीय यौगिक खुली श्रृंखला वाले, चक्रीय यौगिक बंद श्रृंखला वाले। अब बात करेंगे, जो अचक्रीय होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त और असंतृप्त। आगे बात करेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो संतृप्त और असंतृप्त जो अचक्रीय होते हैं वो 2 भागों में बांटे जाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। और जो चक्रीय होते हैं उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। चक्रीय को भी 2 भागों में बांटेंगे, कौन कौन सा, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। अब जो समचक्रीय उसको 2 भागों में बांटेंगे, एक तो एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक। जो समचक्रीय होता है उसको 2 भागों में बांटेंगे, एक तो कौन से, एरोमेटिक और एक कौन से, एलिसाइक्लिक। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण आपको समझ में आया कि 2 भागों में बांटेंगे, अचक्रीय, चक्रीय। अचक्रीय को 2 भागों में बांटा, संतृप्त, असंतृप्त।
चक्रीय को दो भागों में बांटा, समचक्रीय, विषम चक्रीय, और समचक्रीय भी खुद दो भागों में बांटा जाता है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। वर्गीकरण समझ में आया, आगे बात करेंगे। पहला लेते हैं हम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। पहला लेते हैं कौन सा? चक्रीय कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं। चक्रीय कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में जोड़कर एक बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं। चक्रीय यौगिक में क्या होंगे? एक बंध श्रृंखला का निर्माण करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं, ये कार्बन है, ठीक है, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर ली। ये मेरे पास एक क्या है? ये प्रोपेन है, ये ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रोपेन। 3 कार्बन वाली श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। एक वाली को क्या बोलेंगे? एथेन। दो वाली को क्या, एक वाली को क्या बोलेंगे? मेथेन। दो वाली को एथेन, प्रोपेन। 4 वाली को ब्यूटेन। 5 वाली को पेंटेन। 6 वाली को हेक्सेन। ठीक है। अब क्या होता है, ये तो क्या है? खुली श्रृंखला है। ये श्रृंखला कौन सी है? खुली श्रृंखला। अब मेरे को अगर बंद श्रृंखला बनानी हो तो बंद श्रृंखला कैसे बनाऊंगा? जैसे ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो ये 2 हाइड्रोजन ले लेगा, ये भी 2 हाइड्रोजन ले लेगा, ये भी 2 हाइड्रोजन ले लेगा, ये भी 2 हाइड्रोजन ले लेगा। ये क्या है? एक बंद श्रृंखला है। ये क्या है? बंद श्रृंखला है। तो ये कौन से होते हैं? चक्रीय होते हैं। या फिर चक्रीय ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे बेंजीन आप सबने पढ़ा है, चक्रीय ऐसे भी हो सकते हैं। बेंजीन में एकांतर क्रम में क्या पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड पाए जाते हैं एकांतर क्रम में। तो चक्रीय तो ये हो गए, और अचक्रीय कौन से हो गए हमारे वाले? जैसे CH3, CH2, CH3, ये कौन से हो गए? अचक्रीय हो गए। और ये कौन से हो गए? चक्रीय हो गए। तो हमने बात की थी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में एक बंद श्रृंखला बनाते हैं, वो कौन से होते हैं? चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। अब पहले जो बात करेंगे हम किसकी? समचक्रीय यौगिक की बात करेंगे। तो समचक्रीय क्या होते हैं? समचक्रीय हमने पढ़ा कि समचक्रीय भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं समचक्रीय भी? देखो यहां से ये देखिए, चक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो समचक्रीय क्या होते हैं? वे चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में केवल एक कार्बन परमाणु होते हैं, समचक्रीय कहलाते हैं। केवल कार्बन परमाणु होते हैं। बात कर रहा हूं समचक्रीय की और विषम चक्रीय में अंतर क्या है। पहले तो हमने चक्रीय और अचक्रीय में अंतर निकाला, फिर अब चक्रीय पढ़ रहे हैं तो समचक्रीय और विषम चक्रीय में अंतर निकालेंगे। तो समचक्रीय में जो वलय बनती है, समचक्रीय में जो वलय बनेगी उसमें केवल कार्बन परमाणु होंगे। कौन से परमाणु होंगे? कार्बन परमाणु होंगे। लेकिन जो विषम चक्रीय होते हैं उनमें नाइट्रोजन भी हो सकती है अलग से, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। ये क्या हो सकते हैं? अलग से होते हैं। तो वो कौन से होंगे? विषम चक्रीय होंगे। तो समचक्रीय वे यौगिक जिनकी वलय में केवल एक कार्बन परमाणु होते हैं, समचक्रीय कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एरोमेटिक, एक एलिसाइक्लिक। समचक्रीय यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा? एरोमेटिक, और एक कौन सा? एलिसाइक्लिक। अब देखो बात करेंगे एरोमेटिक यौगिक में कार्बन की, सॉरी पहले एरोमेटिक को पढ़ेंगे। एरोमेटिक कौन सा है? एरोमेटिक यौगिक, ये देखते हैं एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? वे समचक्रीय यौगिक जिनमें कार्बन की बंध श्रृंखला 6 कार्बन परमाणु द्वारा बनी होती है। वही बात किसकी? बेंजीन की, जिसे हम बेंजीन वलय बोलते हैं। और कार्बन की बंध श्रृंखला में एकल बंध और युग्म बंध एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वलय को बेंजीन रिंग कहा जाता है। ये बात पहले समझा चुका हूं कि बेंजीन क्या होता है। इसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एरोमेटिक कौन से होंगे? एरोमेटिक वो होंगे जिसमें कम से कम कितने हो? 6 कार्बन। बंध श्रृंखला में 6 कार्बन तो हो ही हो, और कार्बन की बंध श्रृंखला में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हो। और इस प्रकार की रिंग को क्या बोलेंगे? बेंजीन रिंग बोलेंगे। और एरोमेटिक यौगिकों में कम से कम एक बेंजीन रिंग तो अवश्य पाई जाती है। तो एरोमेटिक से क्या समझ में आया? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में क्या हुआ? एरोमेटिक में 6 कार्बन की बंध श्रृंखला होगी, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे, जिसे हम बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन रिंग होगी। तो एरोमेटिक यौगिकों में कम से कम एक बेंजीन रिंग अवश्य पाई जाएगी, मतलब 6 कार्बन तो श्रृंखला में जुड़े होंगे और उनमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। आगे जो बात करते हैं एलिसाइक्लिक क्या होते हैं। तो वे समचक्रीय यौगिक जो एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं, किंतु एक बंध वलय बना लेते हैं। जैसे कैसे? एक तो मैंने बंध वलय बनाई ये, जैसे ये बनाई, ये बना गया बेंजीन। या फिर मैं इस पे OH जोड़ दूंगा तो ये मेरा क्या बन गया? फिनोल बन गया। या फिर ऐसी कंडीशन आ जाए, ये मेरा इससे जिसे हम बोलते हैं टोलुइन,
इसे हम क्या बोलते हैं, टोलुइन। तो ये इसमें देखो 6 कार्बन श्रृंखला वाली है, ये क्या है, 6 कार्बन श्रृंखला वाले हैं। तो ये क्या होंगे, ये तो होंगे एरोमेटिक। ये कौन से होंगे, एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब एक जो पहले मैंने डायग्राम बनाया था वो दोबारा बनाता हूं। जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, H2 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 और H2। ये भी देखो एक बंद श्रृंखला है। ये कौन सी है, ये एलिसाइक्लिक है। ये कौन सी है, एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में अंतर समझ में आया। एरोमेटिक में कम से कम बंद श्रृंखला में 6 कार्बन होंगे और 6 के 6 क्या हो गए, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, जिसे बेंजीन रिंग बोलते हैं। तो एरोमेटिक में कम से कम एक बेंजीन रिंग अवश्य होगी। उदाहरण जैसे अपने फिनोल है, बेंजीन है, टोलुइन है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये इसमें क्या होगा, ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है। ये सारे एग्जाम्पल किसी में आते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक में आते हैं। अब आगे बात करेंगे, आगे होते हैं विषम चक्रीय यौगिक। तो वे यौगिक जिनके वलय में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य तत्व भी पाए जाते हैं विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ये बात बता चुका हूं कि कार्बन परमाणु के साथ अन्य तत्व भी पाए जाएंगे, वे यौगिक कौन से होंगे, विषम चक्रीय यौगिक होंगे। अन्य परमाणु हमारा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। भाई ये जो सिर्फ बेंजीन बनाया मैंने, तो बेंजीन में तो सारे के सारे क्या है, कार्बन ही तो है। लेकिन कई बार श्रृंखला ऐसी होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो, यहाँ पे नाइट्रोजन हो, ऐसी कोई श्रृंखला आ जाए, वो कौन से होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। जैसे पिरिडीन है, फ्यूरेन है, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं विषम चक्रीय यौगिक के। पिरिडीन है, फ्यूरेन है। तो ये वर्गीकरण समझ में आया कुछ, दोबारा देखते हैं वर्गीकरण को। कार्बनिक यौगिकों का हमने वर्गीकरण किया। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया। कार्बनिक यौगिक एक तो अचक्रीय और एक चक्रीय। अचक्रीय तो कौन से होंगे, जो खुली श्रृंखला वाले होंगे। और चक्रीय कौन से होंगे, बंद श्रृंखला वाले होंगे। अचक्रीय की बात करेंगे हम, संतृप्त और असंतृप्त आगे बात करेंगे। और ये पढ़ लिया हमने कौन कौन से, समचक्रीय पढ़ लिया। समचक्रीय में एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और विषम चक्रीय। समचक्रीय कौन से, जिनकी बंद वलय में केवल कार्बन परमाणु उपस्थित हो, वो समचक्रीय होंगे। विषम चक्रीय कौन से, जिस बंद वलय में कार्बन परमाणु के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसे अन्य परमाणु उपस्थित है, वो कौन से होते हैं, विषम चक्रीय होते हैं। समचक्रीय 2 प्रकार के होंगे, कौन कौन से, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कौन से होंगे, एरोमेटिक यौगिक होंगे जिनमें कार्बन की बंद श्रृंखला के अंदर क्या होता है, केवल जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, जिसमें क्या पाई जाती है, बेंजीन रिंग पाई जाती है, वो सारे के सारे कौन से होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं। जैसे साइक्लोप्रोपेन की बात करता हूँ, 1 कार्बन, 2, 3 और 4 कार्बन, ये सारे। जैसे ये हो गया H2, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2 और यहाँ पे भी H2। तो ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, एलिसाइक्लिक यौगिक हो जाएंगे। आगे बात करेंगे संतृप्त और असंतृप्त की। समचक्रीय पढ़ लिया हमने, विषम चक्रीय पढ़ लिया। अब एरोमेटिक यौगिक होते हैं, उनमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो एलिफेटिक यौगिकों से अधिक होती है। इसलिए एरोमेटिक यौगिक जलने पर काले धुएं की ज्वाला के साथ पूछे, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि एरोमेटिक यौगिक होते हैं, उनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा एलिफेटिक यौगिकों से अधिक होती है, अतः एरोमेटिक यौगिक जलने पर काले धुएं के साथ जलेंगे। एरोमेटिक कौन से, बेंजीन है, फिनोल है और टोलुइन है। आगे बात करेंगे संतृप्त और असंतृप्त की। अचक्रीय यौगिक में बात करेंगे तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु आपस में खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं या एलिफेटिक यौगिक जैसे होते हैं, वो कौन से होते हैं, अचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। जैसे 1 कार्बन की श्रृंखला होती है उसे तो हम बोलेंगे मेथेन, या जिसका जो अनुलग्न होता है वो होता है मेथ, या तो मेथेन। 2 कार्बन की जो होगी उसको हम बोलेंगे एथेन, एथीन या एथाइन। 3 कार्बन की होगी जिसे हम बोलेंगे प्रोपीन, प्रोपेन और प्रोपाइन। 4 कार्बन की जिसे हम बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन वाली को बोलेंगे पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन। अब बात करते हैं अचक्रीय, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु आपस में खुले श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। आगे बात करेंगे संतृप्त यौगिक। तो 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। जैसे एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य, एक होगा कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और एक होगा ट्रिपल बॉन्ड। 3 प्रकार के बॉन्ड हो गए। तो जो पहला प्रकार का बॉन्ड है ये तो होता है संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, और जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो वो कौन से होते हैं, असंतृप्त यौगिक, वो होंगे असंतृप्त
यौगिक। अब असंतृप्त यौगिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड है ये टूट सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी टूट सकता है, इसलिए ये ज्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त यौगिक ज्यादा क्रियाशील होते हैं संतृप्त यौगिक के बजाय, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टूट सकता है, सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो संतृप्त यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य एकलबंध होता है, जैसे एल्केन श्रेणी होती है, और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+। जैसे CH4 है, मेथेन की बात करूंगा, कार्बन का एक परमाणु है तो n का मान 1 है, ठीक है। H2n 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 + 2 4, H कितने हो गए 4, तो ये बन गया CH4। ये भी पूछा जाता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। आगे बढ़ेंगे, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होगा या कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध होगा। ये कौन से होंगे, असंतृप्त यौगिक। इनमें दो प्रकार की श्रेणी आती है, एक तो एल्किन श्रेणी और एक एल्काइन श्रेणी। एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जैसे CH3 यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6, उस सूत्र में रखेंगे तो C2H6, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। तो एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र कितना है CnH2n। एल्काइन श्रेणी जो ट्रिपल बॉन्ड वाली होती है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तीन सामान्य सूत्र हमने पढ़ लिए, एक तो CnH2n+2, एक CnH2n और एक CnH2n-2। ये होता है सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्किन और एल्काइन श्रेणी। तो ये हो गए संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। अब बात करेंगे समावयवता, जिसे बोलते हैं आइसोमर, समावयवता। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे बात करते हैं एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है CH3OH। और डाइमेथिल ईथर CH3O। अब बात करेंगे, सॉरी, एथिल अल्कोहल का होता है CH3CH2OH। ये तो मेथिल, ये नहीं होगा, ये होगा एथिल अल्कोहल का क्या होगा CH3CH2OH। अब देखो कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2, 3 और 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन कितने 6 और 1 कितना है ऑक्सीजन। इसमें भी देखो 3 और 3 6, तो क्या हो गई हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो इनका अणुसूत्र तो क्या समान है दोनों में, ये अणुसूत्र है C2H6O, या इसे बोलते हैं C2H5OH। ये इसका सभी का अणुसूत्र तो क्या इन दोनों का समान है, लेकिन इनके जो ये तो एल्कोहल है, ये ईथर है, तो इनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं आइसोमर्स। इंग्लिश में कई बार नाम हो जाता है आइसोमर्स। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। आगे जो बात करेंगे कार्बन के अपरूप बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के दो प्रकार के अपरूप होते हैं, एक तो कौन से क्रिस्टलीय अपरूप और एक संरचनात्मक अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप और संरचनात्मक अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप इसमें मुख्यतः निम्नलिखित अपरूप होते हैं, कौन कौन से, एक तो हीरा और एक ग्रेफाइट, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। कार्बन के अपरूप हैं दो प्रकार के, कौन कौन से, क्रिस्टलीय और संरचनात्मक। क्रिस्टलीय में पढ़ेंगे हम हीरा और ग्रेफाइट। तो पहले पढ़ते हैं हीरा को। हीरा देखिए, हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अभी तक जितने भी पदार्थ ज्ञात हुए प्रकृति में, अभी तक जितने भी पदार्थ ज्ञात हुए उनमें सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा है सबसे। इसीलिए इसको जैसे काटने के लिए काम में किसको लिया जाता है, हीरे को काम में लिया जाता है। हीरा का रासायनिक रूप बहुत कम क्रियाशील होता है और हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये तो पहले बता चुका हूं कि जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं जो यौगिक, वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अपवाद है सिर्फ ग्रेफाइट। हीरे में कार्बन परमाणु में त्रिविम चतुर्थ फलक की संरचना होती है। त्रिविम चतुर्थ फलक, 4 फलक की और त्रिविम 3D की संरचना होती है हीरे में कार्बन परमाणु की। और कार्बन में जो, हीरे में जो कार्बन होता है उसमें संकरण कौन सा पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है, sp3। ये दो क्वेश्चन आएंगे कि भाई ग्रेफाइट में कार्बन में कौन सा संकरण होगा, तो वहां पे sp2 होगा, और हीरे में कौन सा होगा, sp3 होगा। इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। आभूषण बनाने में, कटिंग में, ड्रिलिंग में आदि में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये हीरे की इंपॉर्टेंट बातें, कठोरतम पदार्थ है,
रासायनिक रूप से बहुत ही कम क्रियाशील है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कार्बन त्रिविम चतुर्थ फलक की संरचना के रूप में पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन का जो संकरण होता है इसमें वो sp3 होता है और अपवर्तनांक इसका अधिक होता है। आगे बात करेंगे ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट को हम क्या बोलते हैं, काला शीशा, ये पूछा जा चुका है। काला शीशा किसे बोलते हैं, ग्रेफाइट को बोलते हैं। ये नरम होता है, इसके कारण इसका उपयोग स्नेक के रूप में किया जाता है। ये नरम होता है इसलिए इसका घर्षण बल को जो कम करने के लिए जो काम में लिया जाता है स्नेक, वहां पे भी किसका काम किया जाता है, ग्रेफाइट को काम में लिया जाता है। और ये विद्युत का सुचालक होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। लेड पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक तो इनके उपयोग की बात करेंगे लेड पेंसिल बनाने में, और एक परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन sp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। ग्रेफाइट की संरचना होती है उसमें कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है। अब देखिए ग्रेफाइट की बातें, काला शीशा, नरम होता है, विद्युत का सुचालक, लेड पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन का संकरण sp2 होता है। और हीरे में कौन सा होता है, हीरे में हीरे की संरचना में कार्बन का तो sp3, ग्रेफाइट में कौन सा, sp2। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे तो हमने पढ़ लिया क्रिस्टलीय अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट। अब बात करेंगे असंरचनात्मक अपरूप। इनमें तीन होते हैं, कोक होता है, काजल होता है, ठीक है। 2-3 प्रकार के होते हैं संरचनात्मक अपरूप। तो कोक में बात करेंगे। कोक क्या होता है, कोक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले के भंजक आसवन से कोक प्राप्त होता है। कोक कैसे प्राप्त होता है, मतलब किसी भी चीज को जलाएंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भंजन आसवन करेंगे तो क्या होगा, कोक प्राप्त होगा। और इसका उपयोग इंजन बॉयलर भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। और ये काले भूरे रंग का ठोस होता है। तो कोक की सीधी सी बात यह है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले के भंजक आसवन से कोक प्राप्त होता है, या ऑक्सीजन की जगह वायुमंडल ले सकते हो। वायुमंडल की अनुपस्थिति में कोयले के भंजक आसवन से कोक प्राप्त होता है। इसका उपयोग इंजन बॉयलर भट्टियों में ईंधन की भांति होता है। और ये काले भूरे रंग का ठोस होता है। कोक क्या होता है, काले भूरे रंग का ठोस होता है। आगे जो बात करेंगे वो चारकोल की बात करेंगे। चारकोल ये मुलायम एवं काला एवं अत्यंत छिद्रयुक्त नरम पदार्थ होता है। चारकोल का नाम सभी ने सुना है। चारकोल 3 प्रकार का होता है, काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल और चीनी चारकोल। काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल और चीनी चारकोल। चारकोल 3 प्रकार का है, काष्ठ, जंतु और चीनी। मुलायम होता है, अत्यंत छिद्रयुक्त होता है। अब बात करें काष्ठ चारकोल के अत्यंत छिद्रयुक्त होने के कारण इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, माशक के रूप में गैसों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। भाई छिद्र है तो गैस को क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। तो काष्ठ चारकोल में अत्यंत छिद्रयुक्त होने के कारण इसका उपयोग मास्क के रूप में गैसों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, काष्ठ चारकोल का उपयोग गैसों के अवशोषण में, गैसों के अवशोषण में। आगे बात करेंगे तो जो जंतु चारकोल होता है, जंतु चारकोल का प्रयोग चीनी के विलयन को साफ करने में किया जाता है। और इसको हम अस्थिकालिक भी बोलते हैं, अस्थिकालिक। इसका उपनाम है अस्थिकालिक। अस्थिकालिक इसका उपनाम क्या है, अस्थिकालिक। और चीनी के विलयन को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, जंतु चारकोल का। याद रखना, पहले वाले का उपयोग किसमें था, गैसों के अवशोषण में। जंतु चारकोल का उपयोग किसमें, चीनी के विलयन को साफ करने में। इसे अस्थिकालिक भी कहा जाता है, अस्थिकालिक। जो चीनी चारकोल होता है, चीनी चारकोल का उपयोग रंगक के रूप में किया जाता है। और यह सबसे शुद्धतम असंरचनात्मक अपरूप है। जो असंरचनात्मक अपरूप है उसमें कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, चीनी चारकोल है। अब कंफ्यूज कहाँ पे होंगे, कंफ्यूज ये होंगे कि चीनी के विलयन को साफ करने में कौन सा चारकोल काम में लिया जाता है। और पहला ऑप्शन आता है चीनी चारकोल, तो ये गलत हो जाता है। चीनी के विलयन को साफ करने के लिए जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चीनी के विलयन को साफ करने के लिए जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे तीसरा काजल है। काजल में लगभग 95% कार्बन पाया जाता है तथा इसका उपयोग जूते की पॉलिश, प्रिंटिंग की स्याही, आंखों का काजल आदि बनाने में किया जाता है। ये तो सभी जानते हैं काजल को। और काजल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है, 95%। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है। बंकमिस्टर फुलरीन, बंकमिस्टर फुलरीन किसको बोलते हैं, तो कार्बन का यह प्रूफ है C60। C60 को बोलेंगे बंकमिस्टर फुलरीन। और ये कार्बन का सबसे क्रियाशील रूप है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि कार्बन का सबसे क्रियाशील रूप कौन सा है,
तो C60 है, जिसे पूछा जा चुका है बंकमिनिस्टर फुलरीन के नाम से किसको जाना जाता है, C60 को जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया कार्बन, उसके अपरूप पढ़ लिए। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें कार्बन से संबंधित जो यौगिक होंगे उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और ये जो पीडीएफ है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, सर्च करोगे IQ रैंकर मिल जाएगा, वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।